औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन एमकैट ई-कैट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था चैप्टर नंबर 2 द एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को समझते हुए फाइनली लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डिफेक्ट्स ऑफ द बोर थ्योरी। और बेटा आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले हम स्पेक्ट्रम को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। देखो, स्पेक्ट्रम को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं ना पहले, तो किसी भी लाइट को जब आप किसी चीज़ से गुजारते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिज्म से गुजारते हैं या किसी भी चीज़ से गुजार रहे हैं, वो स्क्रीन पर आकर जो आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं ना, जो स्क्रीन पर आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, उनको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम का। अब ये स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं। स्पेक्ट्रम कहलाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। आपने रेनबो कलर देखे होंगे ना आप सब लोगों ने, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एक के बाद एक कलर शुरू होता है ना। वायलेट खत्म तो इंडिगो शुरू, इंडिगो खत्म तो ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। कितने सीक्वेंस में कलर आ रहे होते हैं ना। जब सीक्वेंस में कलर आ रहे होते हैं तो उसे हम नाम देते हैं कंटिन्यूस का। और अगर ऐसा हो कि कलर नजर आए फिर गैप, फिर कलर नजर आए फिर गैप, फिर कलर नजर आए फिर गैप, तो उसको बेटा हम नाम देते हैं डिसकंटिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम का। आइए जरा बुक रीड करवाता हूं अब आपको। अ लाइट विच इज कंपोज ऑफ वन काइंड ऑफ रे और वेवलेंथ इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक। मोनो का मतलब होता है वन, क्रोम का मतलब होता है कलर, तो क्या बन जाएगा बेटा, मोनोक्रोमैटिक बन जाएगा। हाउएवर, लाइट्स लाइक सनलाइट, बल्ब लाइट आर कंपोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ कलर, इसीलिए हम इसे नाम देते हैं पॉलीक्रोमैटिक का। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या हो जाएगा, एक कलर की बात कर रहे हैं। पॉलीक्रोमैटिक का मतलब क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा कलर की हम बात कर रहे हैं। व्हेन अ बीम ऑफ एनी पॉलीक्रोमैटिक लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जरूरी नहीं है ग्लास प्रिज्म होगा, आपके पास पूरा अपरेटस भी हो सकता है जिसको आप स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इट स्प्लिट, यानी उसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं ना, वो टूटते हैं। जब वो टूटते हैं तो वो बहुत सारे छोटे छोटे कलर्स बनते हैं, और वो जो कलर्स बने हैं ना, उस बैंड को बेटा हम क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम। अब देखो यहाँ समझाता हूँ मैं। ये व्हाइट लाइट है, ये प्रिज्म है। अब इसमें देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारी लाइंस बन रही हैं, और हर कलर दूसरे कलर के साथ नजर आ रहा है ना आपको। जब हर कलर दूसरे कलर के साथ नजर आता है तो उसे हम नाम देंगे continuous spectrum का। The spectrum which contain a continuous band of different colors is known as continuous spectrum. In this spectrum, all colors are diffused into each other and the boundary line is not marked. When sunlight passes through the prism, it deviates and is split into 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. रेड इज द लीस्ट डेविएटेड एंड हैज वेवलेंथ ऑफ 7000, आप देख रहे हैं सबसे टॉप पर मौजूद है। वाइल वायलेट हैज द मैक्सिमम डेविएशन एंड वेवलेंथ ऑफ 4000, सबसे नीचे मौजूद है। यानी सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले भी आपको याद रखने होंगे, पूछे जा सकते हैं। आपने अक्सर जो बारिशों का मौसम होता है उसमें आसमान पे रेनबो कलर बनते हुए देखे। अब आइए बेटा यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम पर। हम कहते हैं व्हेन लाइट इमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकली और थर्मली एक्साइटेड एटम एंड पास थ्रू अ प्रिज्म, सर्टेन डिस्टिंक्ट लाइंस आर देयर। आपको बीच बीच में अब कुछ लाइंस नजर आती हैं, व्हाइट लाइंस होती हैं जिनमें कलर नहीं होता, उसको आप नाम देते हो लाइन स्पेक्ट्रम का। सर, लाइन स्पेक्ट्रम को हम फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। ये एमसीक्यू पास पेपर में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज अ फिंगरप्रिंट, तो जवाब होगा सर लाइन स्पेक्ट्रम इज टर्म्ड नेम्ड एज द फिंगरप्रिंट। For example, line spectrum of sodium contain two yellow colored lines separated by a definite distance. तो हमें पता है कि अगर दो येलो कलर्ड लाइन निकल रही है तो वो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। Line spectrum of the element give information that electrons around nucleus have definite amount of energy and are arranged in definite energy level। वो जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट लिया था ना E1 और E2 का, जिसको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का था, तो पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई बताइए लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है, तो हम जवाब देंगे लाइन स्पेक्ट्रम होने की वजूहत में एक वजह ग्राउंड और एनर्जी लेवल था। आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी दे जंप टू एन अप्रोप्रिएट एनर्जी लेवल E2 एंड देन रिटर्न बैक, वापस आते हैं। जब वापस आते हैं डिफरेंस ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उस डिफरेंस ऑफ एनर्जी से स्पेक्ट्रम बनता है। इस स्पेक्ट्रम के हमारे पास दो मैकेनिज्म है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। सर नाम से जाहिर है, और ये देखो यहाँ डायग्राम भी बनी हुई है, ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, ये एब्जॉर्प्शन है। बीच में देखो वाइट वाइट आपको नजर आ रहा है, बीच में लाइन दिख रही है जो इनको सेपरेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो कोई लाइन इनको सेपरेट नहीं कर रही है। जब कोई लाइन सेपरेट नहीं कर रही होती तो कंटिन्यूस होता है, जब लाइन सेपरेट कर रही होती है तो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। हम कहते हैं व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू एन एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक गैसियस सैंपल ऑफ एलिमेंट,
द एलिमेंट एब्जॉर्ब सर्टन वेवलेंथ, अगर लाइट को आपने किसी चीज़ से गुजारा और उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद जो स्पेक्ट्रम बना उसका नाम क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। और जब हमारे पास इमिजन होगा, इमिजन का मतलब होगा निकलना, सोडियम वेपर, स्ट्रीट लाइट में सोडियम होता है, मर्करी लैंप है, या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब है, या हॉट सॉलिड्स हैं, सर ये रेडिएशंस को इमिट करते हैं, तो उनका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या कहलाएगा, इमिजन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब हम कहते हैं सर आइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है और इससे हमें पेपर में कैसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। हम कहते हैं हाइड्रोजन इज अ सिंपलेस्ट एटम। Yes, sir. It has only one electron revolving around a monopositively charged nucleus. According to Neil Bohr, at ordinary temperature, the electron in hydrogen atom resides in lower energy level. सर सबसे पहले वो lower energy level पर होता है, यानी ग्राउंड स्टेट पर होता है। जब उसको एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइटेड पे जाता है। तो सर ये एनर्जी लेवल फिर कौन कौन से होते हैं, तो सर हमारे पास टोटल यहाँ पर एनर्जी लेवल 5 आते हैं, जिनको हम कहते हैं लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट एंड फंड। सर ये लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फंड चीज़ क्या है, मैं आपको बेटा अब इस डायग्राम की मदद से अगर समझाता हूँ, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरकर पहले लेवल पर आता है तो उसे नाम देते हैं लाइमन। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरकर दूसरे लेवल पर आता है तो उसे नाम देते हैं बामर। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरकर तीसरे ऑर्बिट में आता है तो उसे नाम देते हैं पैशन। अगर चौथे में आता है तो ब्रैकेट, और पांचवें में आता है तो फंड। ये यहाँ पर मैं आपको पढ़ता हूँ अब। दीज स्पेक्ट्रल लाइन्स आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम, देखो पहले में गिर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, मैं आपको भी समझाता हूँ कि आप पहले माले पर रहते हैं और आपकी बालकनी में कचरा है, तो कचरा कहाँ से आया होगा, सर या तो दूसरे माले से आया होगा, तीसरे से आया होगा, चौथे से आया होगा, पांचवें से आया होगा। तो मैंने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आकर गिर सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन गिरेगा कहाँ, वन पर, पहले पर आकर गिरेगा, तो उसको हम नाम देंगे लाइमन सीरीज का। द रेंज ऑफ वेव नंबर ऑफ दिस सीरीज लाई इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये बेटा आपको याद रखना होगा क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि किसमें कौन सा एनर्जी है। देन आता है बामर सीरीज। हम कहते हैं दिस सीरीज इंक्लूड द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, अब बामर को हमने क्या कहा था, लाइमन एनर्जी लेवल 1 है, तो बामर क्या होगा, एनर्जी लेवल 2। जब 2 में कचरा गिरेगा तो वो 1 से तो नहीं आ सकता ना, 3, 4, 5, 6, 7 से आ सकता है। ये आपके विजिबल रीजन में आते हैं। पैशन सीरीज में हम कहते हैं सर अब N1 3 हो गया, थर्ड लेवल है, तो कहाँ से आएगा, 4, 5, 6, 7, ये इंफ्रारेड रीजन है। फिर आता है ब्रैकेट सीरीज। हम कहते हैं सर अब आपके पास इनिशियल लेवल 4 है, तो वो कहाँ कहाँ से गिर सकता है, 5, 6, 7, 8, इन सब पे गिर सकता है। और लास्ट में आता है फंड सीरीज। फंड सीरीज में हम कहते हैं कि आपका एनर्जी लेवल अगर 5 है, लाइन से चल रहा है ना, 1, 2, 3, 4, तो ये 5 हो गया, तो कहाँ से आएगा, 6 और 7 से। The wave number values of these spectral lines lie in far infrared region। तो यहाँ पर MCQ भी इसी तरह का बनेगा बेटा हमारा कि कौन सा किस रीजन में फॉल करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तमाम बातें हम सब लोगों को समझ में आ रही हैं। और अब आते हैं अगली थ्योरी पर, दैट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सर नील बॉहर पढ़ते वक्त हमने प्लांक्स क्वांटम का जिक्र तो कर दिया था पहले ही कि सर ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी आई, अब इसको पढ़ते भी हैं। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक इन 1900 AD to describe the emission and absorption of radiation. For this quantum theory, he was awarded a Nobel Prize, जो एक आम इनाम दिया जाता है तमाम साइंटिस्ट को बेहतरीन डिस्कवरीज पर। इन्हें 1918 में ये अवार्ड दिया गया। एटम कैन नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, कोई भी एटम मुसलसल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, कोई भी एटम मुसलसल एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता। द एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन स्पेसिफाइड अमाउंट कॉल्ड एज क्वांटा, चाहे एब्जॉर्ब कर रहे हों चाहे रिलीज कर रहे हों, दोनों सूरतों में उनके पास जो स्पेसिफिक अमाउंट मौजूद है उसका नाम है क्वांटा, जिसको हम पैकेट कहते हैं। क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अ क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोन, यानी क्वांटम पैकेट ऑफ एनर्जी है, और अगर वो लाइट में से निकल रहा है तो बेटा क्या नाम देंगे हम उसे फोटोन का नाम देंगे। द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज नॉट फिक्स, किसी में ज़्यादा किसी में कम भी हो सकती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम एनर्जी। तो E इज प्रोपोर्शनल टू V, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो H लगा देते हैं। H आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल्स सेकेंड, ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एक्स रे।
अच्छा, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पास व्हाट्सएप पर इसका टेस्ट भी आ रहा होगा, और वो टेस्ट में भी हमें यही सारी चीज़ें मैं आपसे कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ वगैरह पूछ रहा हूँगा। इन 1895 एडी रोएंटजन, अच्छा, एक्सरेज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रोएंटजन। फिर स्टूडेंट कहते हैं सर इसको एक्सरे क्यों कहते हैं? देखो, इसकी वेवलेंथ उस वक्त और अब भी हमारे पास कंफर्म नहीं है कि इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो हमने सिर्फ इसकी रेंज दी हुई है, एग्जैक्ट वेवलेंथ हमें नहीं पता। तो चूंकि वेवलेंथ हमें मालूम नहीं है, इसीलिए हम इसे नाम दे रहे हैं रोएंटजन का। सो रोएंट एक्स रेज का और डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम हमें मालूम है, रोएंटजन था। कितनी टाइप्स होती हैं सर? हमारे पास दो टाइप्स हैं इसकी। उन टाइप्स में शामिल है के सीरीज और एल सीरीज। सर, के सीरीज क्या है? दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एलिमेंट्स हैविंग लार्ज एटॉमिक नंबर। दीज स्पेक्ट्रल लाइंस हैव शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी। देखो, वेवलेंथ और एनर्जी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपके घर में अगर माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव की वेव्स को आप देख नहीं सकते, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी है कि वो खाना गर्म कर देता है। तो देख नहीं सकते मतलब वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज़्यादा है कि खाना गर्म कर रहा है, तो ये आपस में कैसा ताल्लुक रखती हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो के शेल वाले वो हैं जिनकी वेवलेंथ छोटी होगी लेकिन एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, और एल सीरीज में एनोड्स हैविंग स्मॉल एटॉमिक नंबर्स प्रोड्यूस लॉन्ग वेवलेंथ, और अगर लॉन्ग वेवलेंथ होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा? कम होगी। तो के सीरीज वाले हाई एनर्जी रखते हैं, एल सीरीज वाले लो एनर्जी रखते हैं। इसको प्लीज इस तरह मत समझिएगा, कुछ बच्चे कहते हैं कि नंबर ऑफ शेल के हिसाब से कहा जा रहा है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये के और एल उनकी एनर्जी की बुनियाद पर है। प्रोडक्शन कैसे होगी? हम कहते हैं सर, एक्सरेज कैन बी प्रोड्यूस इन अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इन विच कैथोड इज अ हीटेड फिलामेंट टंगस्टन। पहले ज़माने में बल्ब आते थे वो येलो वाले, उनके बीच में एक छोटी सी तार होती थी, उसको टंगस्टन कहते थे हम। अंडर हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, कैथोड रेज आर emitted from the cathode and travel towards the anode। कैथोड से निकल के कहाँ जाएंगी? एनोड पे जाएंगी। The transition of electron occurs in anode atom which causes the production of X-rays। यानी यहाँ पर फिर आपके पास एनोड से एक्स रेज का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। प्रॉपर्टीज क्या है सर इसकी? हम कहते हैं सर, नंबर वन, दीज आर शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको नजर नहीं आती। द रेंज ऑफ वेवलेंथ लाइज बिटवीन, देखो इसकी वेवलेंथ हमें आज भी नहीं पता, हम इसकी रेंज दे रहे हैं 0.1 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉन्ग, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी होती है इसकी, तभी इसको हम एक्स रेज कहते हैं बेटा। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी अगर मैं एक्स रेज की स्पीड पूछूं तो वो 3 एक्सपोनेंट 8 है। पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज एज एनर्जी ऑफ एक्सरे इंक्रीज। इतनी ज़्यादा बेटा पेनिट्रेशन पावर है कि आपकी बोन्स में से भी गुजर जाती है ये, सॉरी, आपके मसल्स में से भी गुजरती है, और बोन्स के फ्रैक्चर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। Like cathode rays, X-rays travel in a straight line. They are unaffected by electric or magnetic field। तो अगर मैं आपसे पूछूं what is the charge on X-ray, तो आप कहेंगे सर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये undeflected मूव कर रही है। They affect the photographic film, यानी उस पर अपना निशान छोड़ देती हैं। An X-ray possess enough energy to ionize gases। They can damage or destroy the living cell। जो लोग एक्सरे रूम में काम कर रहे होते हैं उनको स्पेशल ड्रेस पहनने की ज़रूरत है, अगर वो नहीं पहनते हैं स्पेशल ड्रेस अपना, तो वो उनकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। यूजुअली आप तो देखते हैं कि ऐसा पाकिस्तान में तो फॉलो नहीं किया जा रहा होता, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में बहुत एहतियात किया जाता है। आइए यूजेस की तरफ बेटा चलते हैं। इस्तेमाल कहाँ करते हैं? दे आर यूज फॉर एनालिसिस ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस और बुलेट्स इन फ्लैश। ये हड्डी में गोली लग गई है, गोश्त में कहाँ गोली फंसी हुई है, एक्सरे करके हमें वहाँ से पता चल जाता है। डेंटिस्ट यूज देम टू एग्जामिन द डिफेक्टिव और डैमेज टीथ। डेंटिस्ट इस्तेमाल करता है दांत का कौन सा हिस्सा टूटा हुआ है उसको देखने के लिए। दीज आर यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग द कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। एयरपोर्ट पे यूज होता है, आपने देखा होगा, बैग वगैरह चेक होते हैं, अंदर का साफ नजर आ रहा होता है कौन सा मेटालिक नाइफ आप लेकर जा रहे हैं, आपकी चेकिंग हो रही होती है, उसमें भी एक्सरे यूज की जाती हैं। और क्रिस्टलोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है क्रिस्टल्स, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स के दरमियान डिफरेंस मालूम करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स में एक्सरेज को यूज़ करते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आता जा रहा है। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है बेटा हमारा मॉजले और एटॉमिक नंबर। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री अगर हमें याद है तो हम जानते हैं कि मॉजले ने मॉडर्न एटॉमिक जो प्रोडक्ट टेबल था वो प्रेजेंट किया। सो इट वॉज 1913 कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडीड द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड एंड ऑफ 38 डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड। इसमें स्टडी किया गया था, और मॉजले ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि अंडर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। यानी जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जितना कम होगा एटॉमिक नंबर उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ तक की बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप तमाम लोगों को समझ में आ रही है। अगली क्लास में
बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी, और फिर उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्वांटम नंबर, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यानी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। कोई भी चीज़ इससे नहीं समझ में आती तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसमें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का बेटा लेक्चर को सुनने का। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।